नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। भगवान श्री राम के जन्मोत्सव पर निकाली गई भव्य शोभा यात्रा, रामलला की झांकी रही प्रमुख आकर्षण का केंद्र। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासन हुआ गंभीर, सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा बलों को किया गया अलर्ट, लगातार की जा रही सर्चिंग। मुख्यमंत्री कमलनाथ का होगा बालाघाट आगमन, कांग्रेस प्रत्याशी मधु भगत का करेंगे प्रचार। भाजपा ने कांग्रेस के खिलाफ खोला मोर्चा, धरना प्रदर्शन कर जताया विरोध। महाअष्टमी नवमी तिथि पर दुर्गा मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, संपन्न हुए विविध धार्मिक अनुष्ठान। और अब जानते हैं खबरें विस्तार से। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्मोत्सव शनिवार को जिले भर में धार्मिक आस्था के साथ मनाया गया। रामनवमी के पावन अवसर पर नगर के पुराने श्री राम मंदिर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुगण शामिल हुए। यह शोभा यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए हनुमान चौक पहुंची, जहां श्री राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से भव्य आतिशबाजी का आयोजन किया गया। इस दौरान शोभा यात्रा का जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। वहीं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी, सीता व हनुमान जी की झांकियां प्रमुख आकर्षण का केंद्र रही। इस शोभा यात्रा का समापन विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों के साथ किया गया। ग्राम कोरेंडा निवासी 20 वर्षीय लड़की ने अपने गांव के युवक के खिलाफ शादी का झांसा देकर देह शोषण करने का आरोप लगाया है। पीड़िता के द्वारा की गई रिपोर्ट पर परसवाड़ा पुलिस ने युवक राहुल उर्फ गोलू ब्रह्मे के खिलाफ मामला कायम कर जांच शुरू की है। जानकारी के मुताबिक लड़की राहुल ब्रह्मे को 4-5 वर्षों से जानती है और वह उसी के समाज का है। 25 अगस्त को राहुल ने लड़की को बुलाकर उसे शादी का झांसा देकर उसका देह शोषण किया। इसके बाद वह उससे शारीरिक संबंध बनाता रहा। वहीं 15 मार्च को जब पीड़िता ने शादी के लिए कहा तो उसने साफ इनकार कर दिया। इसके बाद पीड़िता ने राहुल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों सहित निर्दलीय प्रत्याशियों ने प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया है। 17वीं लोकसभा निर्वाचन के लिए बालाघाट सिवनी लोकसभा सीट के लिए 23 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं और सभी प्रत्याशियों ने इस लोकसभा चुनाव में अपना जीत का परचम लहराने के लिए जगह जगह आम सभा, बैठकें व कार्यकर्ता सम्मेलन का दौर बदस्तूर जारी कर दिया है। इसी बीच शनिवार को बहुजन समाज पार्टी एवं समाजवादी पार्टी के संयुक्त तत्वाधान में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। वैद्य लॉन में आयोजित इस संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन में बहुजन समाजवादी पार्टी एवं समाजवादी पार्टी के कई बड़े पदाधिकारियों ने कार्यकर्ताओं से चुनावी रणनीति पर चर्चा की। साथ ही अपने उद्बोधन में दोनों ही पार्टियों के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने कांग्रेस और बीजेपी सरकार को दरकिनार करते हुए
एसपी बीएसपी के महागठबंधन के अधिकृत प्रत्याशी कंकर मुंजारे को जीत दिलाकर दिल्ली पहुंचाने पर जोर दिया। पूरे देश के अंदर आतंकी एवं संविधान के खतरे की बात हर लोगों के बीच में चर्चा का विषय बना हुआ है। 5 साल के अंदर जो मोदी सरकार ने कारनामे किए पूरे देश के अंदर, उससे जनता के अंदर भय का माहौल पैदा हो चुका है। आजू बाजू के जो देश के लोग हैं वो भी हमसे नाराज हो चुके हैं। ऐसी परिस्थिति में आज देश को बचाने की बात कर रही है। देश को बचाएगा कौन? देश को बचाने के लिए हिंदुस्तान के अंदर आज की पोजीशन में, आज की परिस्थितियों में 3 धुरियां काम कर रही हैं। पहली धुरी कांग्रेस पार्टी थी, सपा का गठबंधन का सम्मेलन हो रहा है, कार्यकर्ता सम्मेलन। लोकसभा चुनाव को कैसे जीता जाएगा, उसकी रणनीति क्या होगी, मुद्दे क्या होंगे, वो पूरा लोकसभा क्षेत्र का ये सम्मेलन है। इस सम्मेलन में बहुत हौसले के साथ में, बहुत जोश के साथ में कार्यकर्ताओं का एक अभियान चलेगा। हाथी को कैसे चुनाव जिता के हम दिल्ली भेजें, महागठबंधन की जीत कैसे सुनिश्चित करें। और मुद्दे जो हमारे होंगे वो किसान के मुद्दे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे हैं, महंगाई के मुद्दे हैं, काला धन जो वापस लाने बोला था मोदी ने उसके मुद्दे हैं। और जो कमलनाथ सरकार ने जो बोली थी कि हम किसानों का कर्ज माफ़ करेंगे, वचन पत्र में दिया था कि पूरा कर्जा माफ़ और बिजली बिल हाफ, इसमें भी कुछ भी कोई काम नहीं किया है। ये मुद्दे भी हम ले जाएंगे गाँव पर। DAP का रेट बढ़ गया है, यूरिया का रेट बढ़ गया है, मटीरियल का रेट बढ़ गया है, डीजल पेट्रोल का रेट बढ़ गया है। बालाघाट का जो रेल लाइन है, बालाघाट से लेकर जबलपुर तक रेल लाइन को अतिशीघ्र इसको बनाने के लिए इसकी आवाज़ उठाई जाएगी, ये मुद्दा हमारा है। और बालाघाट से कटंगी होकर तिरोड़ी होकर नागपुर तक एक ट्रेन चलना चाहिए, जिसके बीच में कटंगी और तिरोड़ी के बीच में जो है 13 किलोमीटर की रेल लाइन नहीं बनी है अभी तक। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला था कि हम ये 13 किलोमीटर की रेल लाइन बना देंगे, लेकिन आज तक नहीं बन पाई है। ये हमारे मुद्दे हैं। फ्लाईओवर बनाना, बालाघाट में 4 फ्लाईओवर बनना है, गर्रा चौकी पे, बैया चौकी। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। इसी कड़ी में बड़ी राजनीतिक पार्टियों के आला पदाधिकारी भी प्रत्याशियों को जीत दिलाने में अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं और पार्टी के वरिष्ठ व आला पदाधिकारियों का बालाघाट की सरजमी पर आना जाना शुरू हो गया है। इसी बीच लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी मधु भगत के समर्थन में मुख्यमंत्री कमलनाथ के आगमन की रूपरेखा तय हो गई है। मुख्यमंत्री कमलनाथ 16 अप्रैल मंगलवार को वारासिवनी और ग्राम हट्टा में एक विशाल जनसभा को संबोधित कर जनता से मधु भगत के लिए वोट मांगेंगे। यह तमाम जानकारी शनिवार को सिंधु भवन में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा कही गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक आर्य की अध्यक्षता में शनिवार को कलेक्ट्रेट के सभा कक्ष में सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों एवं चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों की बैठक आयोजित कर उन्हें चुनाव आचार संहिता एवं व्यय लेखा के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। बैठक में एसपी अभिषेक तिवारी सहित तमाम अधिकारीगण मौजूद रहे। बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों एवं प्रत्याशियों को बताया गया कि लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों की व्यय सीमा 70 लाख रुपए निर्धारित है। प्रत्याशियों को चुनाव प्रचार के लिए सभा, रैली, वाहन आदि की अनुमति लेना जरूरी है। इसके अलावा चुनाव संबंधी अन्य जानकारियां प्रदान की गयी। 70 लाख रुपए प्रत्येक अभ्यर्थी को इसी 70 लाख रुपए के अंदर व्यय करना होगा। अभ्यर्थी द्वारा रजिस्टर का जो निर्वाचन व्यय का रजिस्टर होगा उसका जो रखरखाव करना है वो इस प्रकार रहेगा। लोक प्रतिनिधित्व नियम 1951 की धारा 77 के अनुसार नाम निर्देशन की तारीख से परिणाम की घोषणा होने तक दोनों तारीखों को शामिल करते हुए निर्वाचन के दौरान प्रत्येक अभ्यर्थी स्वयं या उनके निर्वाचन एजेंट द्वारा निर्वाचन के संबंध में सभी गए हो, चाहे वह उनके द्वारा उपगत या प्राधिकृत किए गए हो या उसके निर्वाचन एजेंट द्वारा अलग है सही लेखा रखेंगे।
घर की छपरी में गिरने से घायल व्यक्ति की जिला अस्पताल लाते समय मौत हो गई। मृतक राधेलाल लेल्लारे ग्राम खैलांजी का निवासी है। जानकारी के मुताबिक 12 अप्रैल को शराब के नशे में राधेलाल पैर फिसलने से अचानक गिरकर बेहोश हो गया, जिसे तत्काल 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश रंगलानी के नेतृत्व में शनिवार को भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने बस स्टैंड में धरना प्रदर्शन कर अपनी आवाज बुलंद की। इस दौरान भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर, अभय कोचर, महेंद्र सुराना, अभय सेठिया सहित भाजपा के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। अपने उद्बोधन में भाजपा पदाधिकारी अभय सेठिया ने कहा कि कांग्रेस ने लोगों को ठगने का काम कर रही है। आयकर विभाग की छापामार कार्रवाई में यह स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस आगामी लोकसभा चुनाव में उस पैसे का दुरुपयोग करने वाली थी। करता था वहाँ बेड कॉर्नर की स्थिति में लाकर बंधुओं, जिस प्रकार से ये सरकार चल रही है और ये चुनाव, ये पैसा कहाँ खर्च होता उनका, ये पैसा आम गरीबों का पैसा वे कहाँ ले जाना चाह रहे थे। इस मध्य प्रदेश के चुनाव में उस पैसे का उपयोग करते। और आज भारतीय जनता पार्टी इस भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए प्रदेश के कोने कोने में इस प्रकार का आंदोलन प्रदर्शन कर आम जनता को आगाह कर रही है कि बंधुओं, मध्य प्रदेश की जनता ने जिस बुलावे में आकर किसानों का कर्जा माफ होगा, आज लगभग 4 महीने होने आ रहे हैं, न किसानों का कर्जा माफ हुआ, न बेरोजगारों का भत्ता मिला। ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए और भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में दमखम के साथ आम जनता के हित में ये चुनाव लड़ने जा रही है। वहीं नगर मंडल अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर ने कहा कि यह धरना प्रदर्शन कांग्रेस द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ किया जा रहा है। आयकर विभाग के द्वारा मुख्यमंत्री कमलनाथ के ओएसडी के यहां की गई कार्रवाई के बाद कांग्रेस द्वारा ई टेंडरिंग घोटाले के माध्यम से भाजपा को डराने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन भाजपा स्वच्छ छवि वाली पार्टी है, वह डरने वालों में से नहीं है। विचार व्यक्त करें, बहुत विस्तार से उन्होंने बताया किस तरह से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के मात्र 3 महीने के बाद भ्रष्टाचार के बड़े बड़े मामले उजागर हो रहे हैं और आज कांग्रेस का चेहरा बेनकाब हो रहा है। जो अपने आप को गांधी खानदान का एक सदस्य बताते हैं, ऐसे कमलनाथ, उनके ओएसडी और पीए के यहाँ करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति और उनका लेखा जोखा मिलता है। और उसकी आंच सिर्फ कांग्रेस तक नहीं, बालाघाट से भी जो कांग्रेस प्रत्याशी मधु भगत हैं, उनका भी मैंने एक समाचार पत्र में समाचार पढ़ा है कि एक डायरी में उनका भी नाम लिखा हुआ है, उनको भी वहां से पैसे प्राप्त हुए हैं। इसमें कांग्रेस को स्पष्टीकरण देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो वे स्पष्टीकरण आज तक क्यों नहीं दे रहे हैं? समाचारों में खुलेआम उनके नाम प्रकाशित हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने। भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश रंगलानी ने कहा कि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का कार्य किया है, जिसका भाजपा पुरजोर विरोध कर रही है। आयकर विभाग के द्वारा की गई कार्रवाई से यह स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस एक भ्रष्ट पार्टी है। जैसा कि सबको विदित है कि अभी बीच में आईटी विभाग के छापे में माननीय हमारे मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के ओएसडी कक्कड़ के यहाँ छापा पड़ा था और उसमें लगभग 281 करोड़ रुपए की उनका पकड़ा गया था। और जिस प्रकार से वो राशि के बारे में वो कहीं कुछ बता नहीं पा रहे हैं और अब कक्कड़ बोल रहा है कि ये राशि मेरी है, मैं इसका जवाब बाद में दूंगा। अब सबको बीच में छुपा करके रखने के लिए उन्होंने कुछ नाटक किया है। हमारा तो आरोप है कि ये पैसा जो बीच में धड़ाधड़ ट्रांसफ़र हुए हैं इस प्रदेश में, जिस प्रकार से ताबड़तोड़ ट्रांसफ़र हुए हैं, कहीं न कहीं उसका पैसों का कनेक्शन उस ट्रांसफ़र उद्योग से है। इस सब को उजागर करने के लिए, और जैसी कांग्रेस की परंपरा रही है कि उनके हमेशा उनके शासन में जब से भी, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो, जीप कांड हुआ, इसके बाद वाटर वाला कांड हुआ अपने इंदिरा गांधी के समय, बोफोर्स कांड हुआ राजीव गांधी के समय, नरसिंह राव जी का रहा, लगभग 56 वर्ष इस कांग्रेस ने इस देश पर शासन किया है और हमेशा केवल घोटाले घोटाले। मनमोहन सिंह की सरकार तो घोटालों की ही सरकार कही गई थी। आपने देखा कि हमारी लगभग 5 वर्ष नरेंद्र मोदी जी ने सरकार चलाई।
जगत जननी मां दुर्गा की उपासना का महापर्व चैत्र नवरात्र के अष्टमी एवं नवमी तिथि पर जिले सहित ग्रामीण अंचलों में माता रानी के दरबार में विविध धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराए गए। नगर के 12 सुनी रोड स्थित मां कालीपाट मंदिर में अष्टमी व नवमी तिथि पर मां काली की विशेष पूजा अर्चना कर कन्याओं को भोजन कराकर महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने पूर्ण आहुति डाली। वो छोटी पट्टी पे ठीक है। अरे क्या बताऊँ मैं? तिलक कौन लगाएगा हम लोग को? नहीं मैं नहीं लगाऊंगा। चल रही है। सुबह से ही मंदिरों में मां दुर्गा के भक्तों का तांता लगा रहा, जहां भक्तों के द्वारा मां काली की पूजा अर्चना कर पुण्य लाभ अर्जित किया गया। वहीं जय स्तंभ चौक स्थित मां त्रिपुर सुंदरी मंदिर में विविध धार्मिक अनुष्ठान कराए गए, जहां माता रानी की महाआरती की गई और भंडारे का आयोजन कराया गया। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जहां एक और प्रत्याशियों के द्वारा धुआंधार प्रचार किया जा रहा है, वहीं इस लोकसभा चुनाव को प्रशासनिक तौर पर गंभीरता से लिया जा रहा है, खासकर ऐसे क्षेत्र जो कि नक्सल प्रभावित है और जहां मतदान केंद्रों में मतदान प्रक्रिया संपन्न होने वाली है। पुलिस विभाग के द्वारा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की तैनाती कर उन्हें अलर्ट कर दिया गया है, जिनके द्वारा लगातार सर्चिंग की जा रही है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने पत्रकारों से चर्चा में बताया कि लोकसभा चुनाव को लेकर जिले में कुल 1637 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। वहीं 238 केंद्र नक्सल प्रभावित क्षेत्र में आते हैं। इन केंद्रों सहित समस्त मतदान केंद्रों की सुरक्षा और सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ, हॉक फोर्स, आईटीबीपी और जिला पुलिस बल तैनात है। इसके अलावा हॉक फोर्स के द्वारा समय समय पर सर्चिंग की जा रही है। विधानसभा चुनाव के दौरान तैनात फोर्स से अधिक फोर्स लोकसभा चुनाव में जिले भर में तैनात की जाएगी। नक्सल गतिविधियां अपने बालाघाट क्षेत्र में पहले भी जो सूचनाएं मिलती रही हैं, खासकर चुनाव होने से इसकी संवेदनशीलता और बढ़ गई। आसपास के जिलों में, आसपास के राज्य में, छत्तीसगढ़ में भी पिछले कुछ दिनों में जो घटनाएं हुई हैं, उनको देखते हुए सुरक्षा इंतजाम काफ़ी पुख्ता किए गए हैं। सभी हमारे जो थाना हैं और आउटपोस्ट हैं, उनमें अलर्ट भी जारी किया गया है। इसके अलावा जो हमें अतिरिक्त बल मिल रहा है बाहर से, उनका भी सदुपयोग होगा। हमारे जो मध्य प्रदेश का हॉक फोर्स है, वो भी फुल अपनी स्ट्रेंथ में यहाँ पर एक्टिव है, और भी हम लोगों ने एक्स्ट्रा जो बल मंगाया हुआ है वो भी आ चुका है, और वो लगातार इसमें सर्चिंग, एम्बुशिंग की कार्रवाई कर रहे हैं। एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई की जा रही है सीआरपी के द्वारा, हॉक फोर्स के द्वारा, लोकल पुलिस के द्वारा। सर, कितने यहाँ मतदान केंद्र ऐसे हैं और कितना संवेदनशील है? उस मतदान केंद्रों के लिए क्या सुरक्षा व्यवस्था आपके यहाँ से किया गया सर, संख्या से? जो हमारे यहाँ कुल मतदान केंद्र 1637 है, जिनमें से कि 238 नक्सल सेंसिटिव माने गए हैं। उनमें पर्याप्त सीएपीएफ, जो सीआरपी या बीएसएफ, आईटीबीपी, इस तरह के जो हमारे सुरक्षा बल हैं, उनकी ड्यूटी लगाई गई है। साथ में उनको आरओपी व्यापक तौर पे, साथ ही साथ जो नक्सल ऑपरेशन के लिए हमारे पास हॉक फोर्स है, उसको भी एरिया डोमिनेशन के लिए जंगल ऑपरेशन तथा साथ ही साथ एक्सटेंडेड आरओपी में इन तीनों फोर्सेस को लगाया गया है। सर, बालाघाट की जो सीमा है वो 3 अलग अलग राज्यों से सटा हुआ है और लगभग 250 किलोमीटर का वो एरिया कहलाता है। उसको सीमा सील करने की जो आपकी कार्रवाई किस प्रकार से वो करेंगे और वहाँ किस प्रकार कार्रवाई की जा रही है पुलिस द्वारा? ये एक बहुत ही कोऑर्डिनेटेड एफर्ट रहता है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का जो ट्राई जंक्शन जिसे कहते हैं, और एक्सटेंडेड ट्राई जंक्शन हमारे पूरे ज़िले का बॉर्डर ही हो जाता है एक तरह से। तो जैसा आपने अभी 11 तारीख को महाराष्ट्र में गोंदिया, भंडारा में चुनाव था, तो उसमें राजनांदगांव की तरफ से, मध्य प्रदेश में बालाघाट की तरफ से अतिरिक्त बल उनको मुहैया कराया गया था और पूरी जो बॉर्डर थी वो सील कर दी गई थी, जिस कारण महात्मा ज्योतिबा फुले एवं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की संयुक्त जयंती समारोह के अवसर पर अम्बेडकर राइट टेक्निकल ग्रुप बालाघाट के द्वारा जिले के निर्धन मेधावी विद्यार्थियों की प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया गया। यह प्रतियोगिता परीक्षा नगर के नवीन बोर्ड हायर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित की गई, जिसमें 370 परीक्षार्थियों ने भाग लिया।
वहीं इस प्रतियोगिता परीक्षा में टॉपर आने वाले परीक्षार्थियों को 5,000 रुपये छात्रवृत्ति और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जाएगा। वहीं इस संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान अंबेडकर राइट टेक्निकल ग्रुप के सदस्य मनोज चौरे ने बताया कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले निर्धन और गरीब परिवारों के मेधावी बच्चों को शिक्षा के स्तर पर आगे ले जाकर उन्हें सक्षम बनाने के उद्देश्य से यह प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की गई है। आपका नाम सौरभ लिखे मैं अंबेडकर टेक्निकल ग्रुप से मनोज चौरे। ये SC ST OBC के वो बच्चे जो गरीबी रेखा में हैं और जिनकी आय सीमा 1 लाख से नीचे हैं, ऐसे निर्धन बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी प्रतिभा को सामने लाने के लिए ये परीक्षा आयोजित की गई है। इसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 सिलेबस के आधार पर ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई जा रही है। पार्ट 1 में हमारे जो बहुजन महापुरुष हैं उनके जीवन और संघर्ष के बारे में सिलेबस में हमने शामिल किया गया है, ताकि बच्चे अपने महापुरुषों की जीवनी और उनके संघर्षों को जान सके, उनके रास्ते पे चल सके और उनको अंगीकार कर सके। पार्ट 2 में बच्चों की तार्किक क्षमता को बढ़ाने के लिए आज के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में उनको आगे बढ़ने के लिए जो सिलेबस चाहिए, पार्ट 2 में उस सिलेबस को भी शामिल किया गया है। इस तरह से SC ST OBC के निर्धन बच्चों को आगे लाने के लिए अंबेडकर टेक्निकल ग्रुप विगत वर्ष से प्रतिबद्ध है और ये काम आगे भी चलता रहेगा। वारासिवनी के कटंगी मार्ग पर स्थित पंजाब नेशनल बैंक में शुक्रवार को बैंक का 125वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम में बैंक के शाखा प्रबंधक भुवनेश्वर नकपुरे, LDM श्री भोवर सहित बैंक स्टाफ मौजूद रहा। इस अवसर पर उपस्थित जनों को मतदान के प्रति जागरूक कर निष्पक्ष निर्भीक होकर मतदान करने की शपथ दिलाई गई। सर, आज हमने पंजाब नेशनल बैंक की 125वां स्थापना दिवस मनाया है। यह बैंक महज 20,000 रुपये के कैपिटल से शुरू हुआ था अनारकली लाहौर में सन 12 अप्रैल 1894 को। उसके पश्चात आज इस बैंक ने 125 वर्ष पूर्ण किए हैं। विभिन्न उतार चढ़ाव एवं बैंक के क्राइसिस, विभिन्न प्रकार के पहलुओं से जूझते हुए यह बैंक आज के समय में अपने ग्राहकों की मदद से 11 लाख करोड़ का बिजनेस क्रॉस कर चुका है। वारासिवनी में स्थित श्री राम मंदिर में श्री राम मंदिर ट्रस्ट समिति के द्वारा शनिवार को राम नवमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर प्रातः श्री राम जी का श्रृंगार कर उनका जन्मोत्सव मनाया गया। तत्पश्चात महाआरती की गई, जिसके बाद महाप्रसाद का वितरण किया गया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री प्रदीप जायसवाल, नगर पालिका अध्यक्ष विवेक पटेल सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। अभिनंदन करती है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।
कार्यक्रम आयोजित किया गया है? ये हमारा विगत 4 वर्षों से हमारी एक समिति है, श्री राम नवमी समारोह समिति, और उसके तत्वाधान में हम लोग वाराणसी नगर में ये बाइक रैली भगवान श्री रामचंद्र जी हमारे आराध्य देव जो हैं उनके जन्मोत्सव के शुभ अवसर पे हम लोग नगर में बाइक रैली निकालते हैं। तो ये हमारा इस बार फिर पुनः एक बार हम लोग निकाल रहे हैं। हमारा ये 5वां वर्ष है जिसमें हम ये पूरे शहर में नगर भ्रमण करते हुए बाइक रैली निकालते हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे इस बाइक रैली के माध्यम से? इस संदेश रैली के माध्यम समाज को हम एक करने का हमारा उद्देश्य है। सभी हमारे जो धार्मिक हैं, जो धार्मिक बंधु हैं, जो सभी सामाजिक क्षेत्रों में, सभी राजनीतिक क्षेत्रों में, व्यापारिक क्षेत्रों में सभी हमारे जो बंधु हैं, सत्य सनातन धर्म के लिए भगवान श्री रामचंद्र जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उस प्रकार से हम लोग अपना जीवन व्यतीत करें और इस समाज को एक नई दिशा दें। चैत्र नवरात्र के समापन अवसर पर नगर के दुर्गा मंदिरों में विविध धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराए गए। वहीं शाम के वक्त पूर्ण विधि विधान के साथ कलश यात्रा निकाली गई। वारासिवनी रोड पर स्थित मां काली पाठ मंदिर से भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जो मार्गों से गुजरते हुए शंकर घाट पहुंची, जहां पूजा अर्चना के साथ कलश का विसर्जन किया गया। नगर के जय स्तंभ चौक से कलश यात्रा निकाली गई, जो नगर भ्रमण करके वापस मंदिर पहुंची, जहां पर स्थित विसर्जन कुंड में जवारों का विसर्जन किया गया। वहीं वारासिवनी स्थित प्राचीन शीतला माता मंदिर में शनिवार को 126 कलशों की शोभा यात्रा निकाली गई, जो नगर भ्रमण कर चेन्नई नदी पहुंची, जहां कलश व जवारों का विधि विधान से पूजा अर्चना कर उनका विसर्जन किया गया। महासरस्वती मैया की जय, महालक्ष्मी मैया की जय, महाकालिका देवी की जय।
रामदेवी के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ पर कल हवन पूजन और भंडारे का कार्यक्रम किया गया और उसके तत्पश्चात आज सुबह कुछ लोगों द्वारा भी अष्टमी की पूजन आज किया गया, नवमी भी, तो उस कारण 12 बजे से हमको थोड़ा सा शोभा यात्रा लेट निकालना पड़ा। तो अभी विसर्जन का कार्य चालू है। चंदन नदी कलश विसर्जन चंदन नदी तट पर सभी श्रद्धालु भक्त, और इस बार श्रद्धालु की मनोकामना पूर्ण होने के उसमें 125 कलश हर भक्तजन के द्वारा रखा गया था, जिसको श्रद्धापूर्वक पूरे वार्डवासी पूरे नगरवासी मिलकर विसर्जन चंदन नदी के तट पर किया जा रहा है। कितने तेल के और कितने घी के दिए थे? कुल मिला के 125 थे और एक माता जी का जो जलता है। तो नदी में पानी नहीं होने से परेशानी हो? हाँ, नदी में पानी नहीं होने से विगत अभी 2 साल से बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा है। क्या कि नहर आ जाता था तो पानी रुकाव रहता था, और फिर कई बार भी अपन डैम की व्यवस्था के लिए देख रहे हैं। कटंगी थाना अंतर्गत ग्राम बिरसोला में एक महिला रीमन बाई राहंग डाले ने स्वयं पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा ली, जिसकी घर में ही मौत हो गई। महिला द्वारा आग लगाने की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है। मामले की जांच कटंगी पुलिस द्वारा की जा रही है। ये मैं मम्मी को 8:45 पे फ़ोन किया था, मम्मी से बात किया और करीब 9:15-20 में मेरे को फ़ोन आया कि मम्मी मतलब बुरी तरह से जल गई। तो जब आप कहाँ थे? मैं बालाघाट में था। अच्छा, तुम बालाघाट में थे। फिर मैं तुरंत, अभी मेरे दोस्त लोग थे, उनके गाड़ी से तुरंत घर आया तो मम्मी एक्सपायर हो गई। तो क्या मानते हो, उसको घटना मानते हो कि दुर्घटना को? अब मैं उतना तो नहीं कह सकता कि अब नहीं, तो आप मम्मी और पापा के बीच में संबंध कैसे? पापा जी मम्मी देखो ऐसा है कि पहले तो अच्छे से रहते थे, मतलब झगड़ा वगड़ा होता रहता था, ऐसा नहीं कि नहीं होता था, पर इतनी हिम्मत पापा जी के जलाने लायक तो मैं नहीं सोच सकता ऐसा होगा। तो क्या आपके पिताजी नशा भी करते थे? हाँ, नशा करते थे। तो कल किए थे कि नहीं किए थे, ऐसी कोई जानकारी? रोज करते हैं। वारासिवनी के ग्राम पंचायत मंगेझरी में रामनवमी के अवसर पर हवन पूजन कर शोभा यात्रा निकालकर महाप्रसादी का वितरण किया गया। वहीं इस अवसर पर विशाल साईं शोभा यात्रा निकाली गई। यह शोभा यात्रा नगर भ्रमण कर साईं मंदिर पहुंची, जहां विधि विधान से पूजा अर्चना कर हवन पूजन के साथ महाआरती की गई। इसके बाद भंडारे का वितरण कर महाप्रसादी का वितरण किया गया। लामदा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम खामी में एक व्यक्ति की जहां संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई, वहीं उसकी पत्नी की कुएं से लाश बरामद की गई। मृतक जयचंद सयाम एवं उसकी पत्नी रमूला बाई का शव बरामद कर पोस्टमार्टम करवाकर उसे परिजनों को सौंप दिया गया है। जानकारी के मुताबिक जयचंद बीमार रहता था, जिसका इलाज उसकी बेटी द्वारा करवाया जा रहा था। 10 अप्रैल की रात जयचंद अपनी पत्नी के साथ घर में ही था। 11 अप्रैल को जयचंद अपने ही घर में मृत पाया गया। वहीं उसकी पत्नी की लाश 12 अप्रैल को कुएं से बरामद की गई। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती के अवसर पर नगर के जिला स्तरीय त्रिरत्न बौद्ध विहार कोसना में भदंत धम्म शिखर व बुद्ध देव के सानिध्य में 10 दिवसीय श्रामणेर शिविर का आयोजन किया गया है। इस मौके पर सावित्रीबाई फुले महिला मंडल के द्वारा शनिवार को श्रामणेर शिवरार्थियों और भिक्षु संघ के लिए भोजन दान का आयोजन कर नगर के वार्ड नंबर 1 बूढ़ी में किया गया। हनुमान सेवा समिति त्रिपुर सुंदरी मंदिर द्वारा हर वर्ष हनुमान जयंती धूमधाम से मनाई जाती है। इस वर्ष हनुमान जन्मोत्सव 19 अप्रैल को आस्था भाव के साथ मनाई जाएगी। हनुमान जयंती के अवसर पर परंपराओं के अनुरूप हनुमान जी के स्वरूप को सौरभ वर्मा धारण करेंगे, साथ ही 10 किलो वजनी मुकुट भी वे धारण करेंगे। शनिवार को इस कार्यक्रम का पुनर्अभ्यास किया गया।
अंतर्गत आने वाले बैहर चौकी वार्ड नंबर 5 में मानवता को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है, जहां एक 58 वर्षीय बुजुर्ग ने एक 6 साल की मासूम बच्ची के साथ अश्लील हरकत कर पूरी मानवता को शर्मसार किया है। आरोपी का नाम बैहर चौकी वार्ड नंबर 5 निवासी 58 वर्षीय इमाम खान बताया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी ने चॉकलेट देने के बहाने मासूम बच्ची को गोद में बिठाकर उसके साथ अश्लील हरकत की। जब यह पूरी बात मासूम बच्ची ने अपने परिजनों को बताई तो मासूम बच्ची के परिजन ने स्थानीय लोगों के साथ कोतवाली पहुंचकर आरोपी की शिकायत की, जहां देर रात तक आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध करने की कार्यवाही चलती रही। चैत्र नवरात्र के पावन पर्व पर जिला मुख्यालय सहित अन्य ग्रामीण अंचलों में रोजाना ही विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में ग्राम पंचायत जागपुर में शनिवार को हवन पूजन और विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। ग्राम पंचायत जागपुर के देवी चंदन चौक पर आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी तादाद में भक्तगण उपस्थित रहे। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी माता रानी के दरबार में हवन पूजन कार्यक्रम कराया गया एवं 9 दिन तक के यहाँ भजन कीर्तन एवं माता रानी का जगराता कराया गया। और हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी माता रानी के भंडार पूजन कार्यक्रम कराया गया। और आज नवमी में माता रानी का हवन पूजन हुआ और उसके बाद अभी भंडारा कार्यक्रम चालू हुआ है और अभी रात्रि तक के ये कार्यक्रम चलता रहे। लालबर्रा मुख्यालय से लगभग 8 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत ददिया में 13 अप्रैल को ग्रामीण बंशीलाल बुढ़ेवार के मकान में अचानक आग लगने से गृहस्थी की सामग्री, नगद रुपए व जेवर जलकर खाक हो गए। घटना के संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार जिस समय मकान में आग लगी उस समय घर में कोई भी सदस्य मौजूद नहीं था। पड़ोसियों के द्वारा बंशीलाल के घर से धुआं उठता देख जिस पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। वहीं देखते ही देखते आग की लपटें तेज हो गई एवं आग ने मकान के आधे हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। इस घटना की सूचना पड़ोसियों के द्वारा तत्काल मकान मालिक को दी गई एवं ग्रामीणों के द्वारा विद्युत मोटर के माध्यम से आग को बुझाने के लिए पानी की बौछार की गई, लेकिन मकान का आधा हिस्सा जलकर खाक हो गया था। तो आपको पता कैसे लगी घर में अंगार लग गई है? चिल्लाने लगे अड़ोस पड़ोस वाले। पापा खेत कहाँ पे? इधर है नदी की तरफ। पास ही में दूर है यहाँ से? दूर है। तो फिर क्या किया आपने जैसे पता चला आपको? तो यहाँ पे आए, पुकारे थी, इनने खबर दी तो फिर आए यहाँ पे। तो फिर अंगार कैसे बुझाया? फायर ब्रिगेड आई थी कैसी? ये सब इधर उधर लगाई थी इनने सब गाँव वालों ने, पड़ोस वालों ने, सब लोग ने पाइप से और फिर बुझाया अंगार को। तो क्या क्या नुकसान हुआ आपके यहाँ पे? यहाँ पे वो चना भी था जी 3-4 बोरी, चावल भी 2-3 बोरी थे, कुछ यहाँ पे कान गुन के बहू के थे। ये सभी पूरे घर का पूरे गृहस्थी के सामान सब जल गया। 50,000 रुपया बाहर शादी शुदी के लिए कहीं से क्या है हमारे हमारे मोहल्ले में है, मतलब ये बंशीलाल बुढ़ेवार वार्ड नंबर 11। इसमें क्या है कि एकदम गरीब परिस्थिति के बेचारे लोग, एसटी में आते हैं लोग, और क्या है इनके मकान में अचानक आग लग गई। तो अभी फिलहाल की स्थिति ये है कि इनके पास में कपड़े नहीं हैं, भोजन करने की व्यवस्था नहीं है, मतलब स्थिति बहुत दयनीय इन लोगों की। और क्या है फिलहाल पे भी मकान भी जल चुका है इन लोगों का। तो कैसे क्या जला कुछ? लालबर्रा मुख्यालय स्थित मां सतबहनी मंदिर में चैत्र नवरात्र पर्व की अष्टमी के अवसर पर हवन पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने उपस्थित होकर हवन में आहुति डाली। अष्टमी के अवसर पर आरती के पश्चात प्रातः 10 बजे कन्या भोज करवाया गया और उसके बाद दोपहर 3 बजे से पंडित संजय दुबे द्वारा हवन कार्यक्रम प्रारंभ करवाया गया। हवन पूजन कार्यक्रम में सैकड़ों श्रद्धालु भक्त शामिल हुए, जिन्होंने हवन कुंड में आहुति देकर पुण्य लाभ अर्जित किया। पूर्ण आहुति के पश्चात माता जी की आरती संपन्न कर प्रसाद वितरण किया गया। नगर मुख्यालय से करीब 10 किलोमीटर दूर पर स्थित सुरम्य पहाड़ी में विराजी मां ज्वाला देवी के दर्शनों को बड़ी संख्या में श्रद्धालुगण पहुंच रहे हैं।
चैत्र नवरात्र के पावन अवसर पर ज्वाला देवी मंदिर में विविध धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया जा रहा है, जहां विभिन्न राज्यों से पहुंचने वाले श्रद्धालु मां ज्वाला देवी की उपासना कर पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। मां ज्वाला देवी का यह दरबार भक्तों को बरबसी अपनी ओर खींचता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ज्वाला देवी मंदिर को पूर्व में महामाया मंदिर, गुफा वाली माता सहित अन्य नामों से पहचाना जाता था, लेकिन इसे अब मां ज्वाला देवी के नाम से जाना जाता है। पद्मेश न्यूज की टीम ने शनिवार को मां ज्वाला देवी मंदिर पहुंचकर वहां छुपे रहस्य को जानने का प्रयास किया। जय ज्वाला माँ मन मेरा बोले ज्वाला माँ, जय ज्वाला माँ मन मेरा बोले ज्वाला माँ। तेरी पावन ज्योति ने, तेरी पावन ज्योति ने संसार में किया उजाला माँ, जय ज्वाला माँ मन मेरा बोले ज्वाला माँ, जय ज्वाला माँ मन मेरा बोले ज्वाला माँ। भक्त एक बार चला मैया के दर्शन करने, भक्तों को संग लेकर जब दिल्ली से लगा गुजरने, देखी 1000 की टोली पहलकार घबराए, ये शक्ति ये सिर जोड़े तो मैं जानूं, जय ज्वाला माँ मन मेरा बोले ज्वाला माँ, जय ज्वाला माँ मन मेरा बोले ज्वाला माँ। मां ज्वाला देवी की सेवा करने वाले पंडित वैद्य प्रदीप शुक्ला ने इस दरबार से जुड़ी कुछ धार्मिक मान्यताओं से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि ज्वाला देवी मंदिर को ज्वाला देवी मंदिर इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यह दरबार जले हुए पहाड़ों के बीच स्थापित है और ऐसा प्रतीत होता है कि ये पहाड़ किसी ज्वाला से जले हैं, जिसके कारण इस मंदिर का नामकरण मां ज्वाला देवी के नाम से हुआ है। ज्वाला देवी मंदिर का एक और रहस्य है कि यहाँ एक गुफा है जिसका अब तक कोई अंत नहीं जान पाया है। पुजारी की माने तो इस गुफा के माध्यम से ही शेर मंदिर में प्रवेश करता है। वहीं बारिश के समय आधा सैकड़ा से अधिक अजगर के बच्चे इस गुफा में नजर आते हैं। इससे यह साबित होता है कि गुफा में एक बड़ा अजगर है। इस गुफा में 3 प्रकार के चमगादड़ भी है। इस गुफा के रहस्य को जानने के लिए काफी लोगों के द्वारा प्रयास किए गए। जब गुफा में प्रवेश किया जाता है तो यह गुफा अपने आप बंद हो जाती है। ज्वाला देवी मंदिर की यह मान्यता है कि यहाँ पर जो भी भक्त सच्चे मन से मां ज्वाला देवी की पूजा अर्चना करता है, उसकी माता रानी हर मनोकामना पूर्ण करती है। ये बताइए, नवरात्रि चल रहे हैं, माता जी के दर्शन करने लोग कहाँ कहाँ से आ रहे हैं और क्या मान्यता है इस मंदिर की? इसमें की मान्यता तो भरपूर है और पब्लिक तो बहुत दूर दूर से आ रही है और ख़ासकर इस जो पर्वत है ये जलकर बना हुआ है। आप देख सकते हैं पूरा जलकर बना हुआ है, जैसे किसी ज्वाला से या किसी दिव्य ज्योति से जला हुआ। उसी के नाम पर ज्वाला देवी नाम भी रखा गया था। पहले इसको द्वारा वाली देवी या गुफा वाली देवी, महामाया, कई नामों से जाना जाता था। ये है यहाँ। अभी कहाँ कहाँ से लोग यहाँ आते हैं?
और कितने ज्योति कलश रखे गए हैं? यहाँ ज्योति कलश तो काफ़ी है, जो आपको बढ़ते जाते हैं, रोज़ाना बढ़ते जा रहे हैं। चुनरी आती तो और बढ़ते जा रहे हैं, तो इसके लिए आपको ज्योति कलश से जानकारी मिल जाएगी। 176 कलश रहे हैं, लेकिन कुछ शायद बढ़ गए हैं। और यहाँ पब्लिक तो काफ़ी दूर दूर से, जैसे गुजरात वगैरह सभी जगह से आ रहे हैं, कर्नाटक, आसाम। यहाँ ज्वाला देवी के पीछे से पहले से ही गुफा है, और इस गुफा से जो आप देख रहे हैं, ये गुफा काफ़ी लंबी है। इसके बारे में जानने की कोशिश की गई थी, लेकिन संभव नहीं हो सका। आगे जाकर गेट अपने आप बंद हो जाता है, यानी गुफा अपने आप पैक हो जाती है। यहाँ पर कौन कौन से जीव ये दिख रहे हैं? चमगादड़ है, यहाँ 3 चमगादड़ मिलेगी। सबसे बड़ी चमगादड़, फिर उससे छोटी जिसको खूनी चमगादड़ कहते हैं, और एक ही सबसे छोटी जो नॉर्मली है। और यहाँ से अजगर का भी निकलना होता है। आए साल हर वर्ष बारिश के समय पे यहाँ कम से कम 50 अजगर के बच्चे निकल जाते हैं, बड़े भी कभी कभी निकल जाते हैं। इससे आशा की जा सकती है कि अंदर काफ़ी बड़ा अजगर होगा जिसके बच्चे इतनी तादाद में निकलते हैं। और जंगली जानवर कुछ? यहाँ शेर बाबा जी का आना इसी रास्ते से होता है। यहाँ पर देखा भी गया है, राखड़ डाल देते हैं, कई बार पंजे के निशान मिलते हैं। इनमें बाल भी मिलते हैं लगे हुए, कभी टकरा जाते हैं तो बाल मिलते हैं। क्या नाम है? बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। भगवान श्री राम के जन्मोत्सव पर निकाली गई भव्य शोभा यात्रा, रामलला की झांकी रही प्रमुख आकर्षण का केंद्र। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासन हुआ गंभीर, सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा बलों को किया गया अलर्ट, लगातार की जा रही सर्चिंग। मुख्यमंत्री कमलनाथ का होगा बालाघाट आगमन, कांग्रेस प्रत्याशी मधु भगत का करेंगे प्रचार। भाजपा ने कांग्रेस के खिलाफ खोला मोर्चा, धरना प्रदर्शन कर जताया विरोध। महाअष्टमी नवमी तिथि पर दुर्गा मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, संपन्न हुए विविध धार्मिक अनुष्ठान। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।